वेलकम टू सीजेडएमए क्लासेस। आइए इस दीपावली पर कुछ नया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं दीपावली की। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास में। प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्राचीन इतिहास के स्रोतों से। तो पहला पॉइंट है, प्राचीन इतिहास के स्रोतों को 3 शीर्षकों में रख सकते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। यानी कि इतिहास को जानने के कितने हमारे तरीके हो सकते हैं। तो या तो पुरातात्विक स्रोत से जानेंगे, या साहित्यिक स्रोत से, या विदेशियों के विवरण से। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसमें भौतिक अवशेषों के माध्यम से प्राचीन और हाल के मानव अतीत का अध्ययन किया जाता है। अब पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या है, तो पहला अभिलेख है, सिक्के हैं, स्मारक या भवन है, मूर्तिकला है, चित्रकला है, अवशेष हैं। आगे हम लोग देखते हैं पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख होते हैं। अभिलेख पत्थर, शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, प्रतिमाओं एवं मुद्राओं पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। अभिलेख पत्थर जो है शिलाओं के ऊपर, स्तंभों के ऊपर, ताम्रपत्रों के ऊपर, दीवारों पर, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? अशोक मौर्य के, जो प्राकृत भाषा में है। ध्यान रखना पड़ेगा, अभिलेख जो हैं अशोक के, वो किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मास्की, गुर्जरा, नेट्यूर और उडेगोलम अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीपीसीएस में इसको पूछा गया कि अशोक का नाम कहाँ अशोक मिलता है, तो मास्की में, गुर्जरा में, नेट्यूर में, उडेगोलम में। अशोक के अन्य अभिलेखों में उसे देवताओं का प्रिय या प्रियदर्शी राजा कहा गया है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि। लिपि कैसी है? तो लिपि आपकी भाई साहब ब्राह्मी है। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के जो है, भाषा कौन सी है? प्राकृत। भाषा आपकी कौन सी है? तो भाषा में आंसर आप देंगे प्राकृत है। और लिपि आपकी कौन सी है? लिपि ब्राह्मी है। कुछ अभिलेख जो है खरोष्टी एवं अरेमाइक लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाएं से दाएं कौन सी लिपि लिखी जाती थी? तो ब्राह्मी। जबकि खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खरोष्टी लिपि किस ओर लिखी जाती? तो ऑप्शन आपको दे दे, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। तो ये राइट टू लेफ्ट है। खरोष्टी राइट टू लेफ्ट है। जबकि ब्राह्मी की अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट है, यानी कि बाएं से शुरू करके राइट की तरफ। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसिप नामक विद्वान ने पढ़ा। तो अशोक पहले गुमनाम राजा थे, लेकिन बाद में इन्हीं ने पहचान दिलाई कि जेम्स प्रिंसिप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अशोक से अशोक महान उनको बना दिया। अभिलेख, शासक एवं अभिलेख की विशेषताएं। हाथी गुफा अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल का अभिलेख है। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आंसर आप लोग तड़ाक से लगाएंगे, हाथी गुफा अभिलेख में। जूनागढ़ गिरनार का जो अभिलेख है किसका है? तो रुद्रदामन का अभिलेख है। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है तथा इसमें सुदर्शन झील का वर्णन है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सुदर्शन झील का वर्णन कहाँ मिलता है? तो जूनागढ़ के गिरनार अभिलेख में। यह अभिलेख किस राजा से संबंधित है? तो रुद्रदामन से संबंधित है। यह अभिलेख किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में। तो पोस्टमार्टम हो गया जूनागढ़ का। अब प्रयाग प्रशस्ति की तरफ हम लोग चलते हैं। यह अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। पहला पॉइंट, जो अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है, अशोक के स्तंभ पर उत्कीर्ण करवाया, किसने उत्कीर्ण करवाया? तो समुद्रगुप्त ने। क्या? प्रयाग प्रशस्ति को। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों और नीतियों का पूरा विवेचन मिलता है। तो क्वेश्चन आपसे कैसे करेगा, समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में किस प्रशस्ति से हमको पता चलता है? तो समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में या नीतियों के बारे में आपको प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है।
अगली है ग्वालियर प्रशस्ति। तो इस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में विस्तृत सूचना है। तो ग्वालियर प्रशस्ति जो है किसके विषय में बताती है? तो गुर्जर प्रतिहार, जीपी यानी कि गुर्जर प्रतिहार के बारे में बताती है। जी फॉर ग्वालियर, जी फॉर गुर्जर, याद रखेंगे आप लोग। नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी से। देवपाड़ा अभिलेख तो बंगाल शासक विजय सेन से। एहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। मंदसौर अभिलेख से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? क्वेश्चन है, तो आंसर है इसका रेशम बुनकर की श्रेणियों की। मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो कुमार गुप्त से। अगला है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, स्कंद गुप्त से संबंधित है। इसमें किस चीज का वर्णन है? तो हूणों पर विजय का विवरण दिया गया है। आगे हम लोग चलते हैं बांसखेड़ा एवं मधुबन अभिलेख, हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन इसी में मिलता है। अगला है बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख, बालाघाट एवं कौन सा? कार्ले अभिलेख। सातवाहनों की उपलब्धियों के विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है। बरहूत अभिलेख की अगर बात करें तो शुंग शासकों की उपलब्धियों के बारे में बरहूत स्तूप में बताया गया है। एरड़ अभिलेख तो भानुगुप्त का है। भानुगुप्त से कौन सा संबंधित है? तो एरड़ अभिलेख है। इसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, कई बार पूछा गया सती प्रथा का लिखित साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो आंसर एरड़ अभिलेख है। अयोध्या अभिलेख शुंग शासन की उपलब्धियां बताता है, अयोध्या अभिलेख। तो भरहूत जो है एक भरहूत स्तूप पूछता है, तो भरहूत स्तूप किसने बनवाया? तो आंसर आप करेंगे अशोक ने। यहाँ कई बार कंफ्यूजन हो जाती, भरहूत दे दिया, अभिलेख आपने पढ़ा नहीं। हमने भी एक आध बार नहीं पढ़ा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो हम भी गलत करके एकदम चले आए और बड़ा एकदम गर्व महसूस कर रहे थे, एकदम सही करके आए हैं, लेकिन गलत था भाई साहब, इसलिए आप भी याद रखेंगे। अगला है भूमि अनुदान पत्र अधिकतर तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। भूमि अनुदान पत्र जो हैं अधिकतर तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। अगला है एशिया माइनर में बोगसकोई, याद रखिए नामक स्थान पर, स्थान का नाम है बोगसकोई। इसमें क्या खास है? तो 1400 ईसा पूर्व की बात है। इसमें इंद्र देवता, मित्र, वरुण और नाशत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम उल्लिखित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है, पूछा जाता है इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य का आपको साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो एशिया माइनर में बोगसगोई नामक स्थान पर है। बोगसगोई नामक स्थान पर एक संधि पत्र अभिलेख है, उसी में इन सबका नाम मिलता है। अब सिक्के के बारे में जान लेते हैं फटाफट। भारत में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पंचमार्क या आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। आहत सिक्के पर किसी प्रकार का लेख उत्कीर्ण नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन यहीं से बन गया भाई साहब, देख लीजिए क्या है। आहत सिक्के पर किसी प्रकार का लेख मिलता है क्या? आप कहेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेख उत्कीर्ण नहीं है। इन पर केवल क्या है? तो चिन्ह उत्कीर्ण हैं। आज सिक्कों पर कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ यहाँ पे साइन बताया गया है, चिन्ह बताए गए हैं। अगला है सिक्कों को राजाओं के अतिरिक्त व्यापारियों, व्यापारिक श्रेणियों और नगर निगमों ने चालू किया था। सिक्कों को किसने? राजाओं के अतिरिक्त व्यापारियों, व्यापारिक श्रेणियों और नगर निगमों ने चालू इसको कर दिया था। अगला पॉइंट है शक, पहलव, कुषाण शासकों ने यूनानियों के अनुरूप सिक्के चलाए। शकों ने, पहलव ने, कुषाण शासकों ने भी यूनानियों के अनुरूप चलाए हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम किसने चलवाए? तो आंसर यवन शासकों ने, यवन याद रखेंगे। चांदी के प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो करसापड़ या पुरड़ या धरड़ या फिर इसको सतनाम कहा जाता था। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य किसने किया? तो यवन शासकों ने। क्या किया? पहला काम क्या किया यवनों ने? तो पहला तो स्वर्ण सिक्के चलवा दिए। दूसरा काम क्या किया? सिक्कों पर लेख लिखवा दिए। इतिहास आप कैसे मिटाएंगे किसी का,
इतना ज़बरदस्त उन्होंने लिखा है। आगे हम सामान्यतः 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही होता है। 206 ईसा पूर्व से लेकर कहाँ तक, 300 ईस्वी तक जो भारत का इतिहास है उसकी जानकारी हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही मिली है। अगला पॉइंट है मालव, यौधेय आदि गणराज्यों तथा पांचाल के मित्रवंशी शासकों के विषय में हम मुख्यतः सिक्कों से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। सिक्कों के अध्ययन से हमें सम्राटों के धर्म, सिक्कों के अध्ययन से क्या हमें मिलता है, सम्राटों के धर्म तथा उनके व्यक्तिगत गुणों का पता चलता है। कनिष्क के विषय में सिक्कों से ही पता चलता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला पॉइंट है समुद्रगुप्त की मुद्राओं से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। उसकी मुद्राओं पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो बहुत क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं, कौन सा ऐसा गुप्त शासक है जिसको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, तो आंसर होगा समुद्रगुप्त है। संगीत प्रेमी था। कहाँ से पता चलता है, तो भाई साहब ये सिक्कों पर, मुद्राओं पर इन्होंने अपनी अपनी फ़ोटो चिपका के रखी। फ़ोटो बनवाई है क्या, चिपकाना था, बनवाना था। अगला है इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत भी सिक्के हैं। इंडो यूनानी हो या इंडो सीथियन हो, इन दोनों की अगर हम बात करें तो सिक्कों से ही इनके इतिहास के बारे में पता चलता है। अगला पॉइंट है सातवाहन नरेश यज्ञश्री सातकर्णी। सातवाहन नरेश यज्ञश्री सातकर्णी की एक मुद्रा पर जलपूत का चित्र उत्कीर्ण मिलता है। जलपूत का चित्र, किसका, जलपूत का चित्र कहाँ मिलता है, किस शासक के शासनकाल में मिलता है, तो आंसर होगा किस शासक, तो सातवाहन शासक था। कौन, सातवाहन में भी कौन, तो यज्ञश्री सातकर्णी जलपूत का, इन्होंने, इनकी मुद्राओं पर एक चित्र मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य की व्याघ्र शैली, कौन सी शैली, व्याघ्र शैली की मुद्राओं से उसके शकों पर विजय की जानकारी मिलती है। रगड़ दीजिए, एकदम एकदम रगड़ दीजिए इस बात को। और बहुत क्वेश्चन हम देखिए बना के आपको बताते हैं, आप और हम दोनों लोग मिलकर इसको हम एकदम क्या कहें कि निस्ते नाबूद कर देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से, व्याघ्र शैली किस शासक से संबंधित है, आंसर होगा विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। अब व्याघ्र शैली से किसकी विजय का पता चलता है, तो चंद्रगुप्त, यानी कि वही चंद्रगुप्त सेकंड कह लें, चंद्रगुप्त सेकंड या फिर विक्रमादित्य। किस पर, तो आंसर होगा शकों पर। किस पर भाई साहब, शकों पर। तीन क्वेश्चन यहाँ से बन गए, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, एक ही बात है। अब हम अभी तक पढ़ रहे थे सिक्कों के बारे में, सिक्कों से क्या क्या ऐतिहासिक स्रोत हमें मिले, क्या क्या वहाँ से जानकारियाँ मिली। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं स्मारकों के बारे में। स्मारकों से प्राचीन काल के महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास की जानकारी प्राप्त होती है। पहला क्वेश्चन, वास्तुकला के विकास की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, स्मारकों से। कहाँ से, स्मारकों से। स्मारक के अंतर्गत प्राचीन इमारतें आती हैं, मंदिर आती हैं, मूर्तियाँ आती हैं। स्मारक में क्या क्या है, हम लोग स्मारक समझ लेते हैं कि भाई साहब उसमें हम मूर्तियों को कैसे शामिल कर सकते हैं, मतलब एक अमूमन धारणा यही है कि स्मारक तो एकदम इमारत होगी, खुला फील्ड होगा, स्मारक होगा। अरे भाई साहब स्मारक में भी मूर्ति लगाई जाती है। आप देखते हैं अभी एक बहन जी मायावती ने एक रैली की थी, तो वो भी क्या था, कांसीराम स्मारक था, वहाँ पे कांसीराम जी की बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, इतिहास रच दिया उन्होंने। चलिए वो सब हम लोग नहीं जाएंगे राजनीति पर। स्मारक के अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर और मूर्तियाँ, तीनों चीज़ें शामिल हैं। कौन कौन है, इमारत है, मंदिर है, मूर्ति है, एमएमई है, एमएमई है भाई साहब, मंदिर, मूर्तियाँ और इमारत। चलिए आगे। स्मारकों से विभिन्न युगों की सामाजिक, स्मारकों से क्या क्या, विभिन्न युगों की, कोई गुप्त युग है, कोई शुंग युग है, कोई कुषाण युग है, तो विभिन्न युगों के बारे में क्या क्या पता चलता है, सामाजिक,
धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। समाज के बारे में पता चलेगा कि समाज किस प्रकार का था, कितने वर्गों में बटा था, कौन सा धर्म मानता था, पैसे उनके पास कैसे थे, किस प्रकार की उनकी व्यवस्थाएं थीं, कैसा व्यापार चलता था, कहाँ से व्यापार करते थे। यही जानकारियाँ स्मारकों से हमको मिलती हैं। आगे चलते हैं। स्मारकों और भवनों से वास्तुकला के विकास के अध्ययन में सहायता मिलती है। स्मारकों और भवनों से क्या मिलता है? वास्तुकला के विकास के अध्ययन में सहायता मिलती है। स्मारकों और भवनों से मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियाँ नागर है, द्रविड़ है और बेसर है। उत्तर भारतीय मंदिरों की शैली नागर है, दक्षिण भारतीय मंदिरों की शैली द्रविड़ है। दक्षिणापथ के वे मंदिर जिनमें नागर और द्रविड़ दोनों मिल गए तो दोनों शैलियों के से क्या बना? बेसर शैली बनी। तो उत्तर में आपने जाना नागर शैली है और दक्षिण से हम लोग याद रखेंगे राहुल द्रविड़ से, तो वही द्रविड़ शैली। अगर उत्तर और दक्षिण की नागर और द्रविड़ शैली को मिला दें तो बेसर शैली हमारी बनती है। आगे हम लोग चलते हैं। भारत से बाहर हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं। इनमें मुख्य रूप से जावा का बोरोबुदुर स्तूप, कंबोडिया के अंकोर वाट का मंदिर, कुषाण गुप्तोत्तर काल में निर्मित मूर्तियों से जन साधारण की धार्मिक सामाजिक आस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। कुषाण गुप्तोत्तर काल में क्या? मूर्तियों से। कहाँ से भाई साहब? मूर्तियों से क्या मिलता है? तो जन साधारण की धार्मिक सामाजिक आस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। आगे चलिए। कुषाणकालीन मूर्तिकला में यूनानी प्रभाव परिलक्षित होता है। तो कुषाण काल की मूर्तिकला में क्या? यूनानी प्रभाव दिखाई देता है। यूनानी प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो कुषाण काल की मूर्तिकला में। कुषाण के समय ही भगवान बुद्ध की सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई। यूनानी क्या होता था कि इसमें बढ़िया सी उनकी नाक बनाई गई, बढ़िया से उनका चेहरा बनाया गया, तो एकदम सुंदरता वाली अगर बात करें सुंदर मूर्तियों का निर्माण, गंधार कला शैली, वही उसी की बातचीत चल रही है। चलिए आगे चलते हैं, ऐसे अभी बातचीत होगी इनके विषय में। अगला पॉइंट है सांची भरहुत अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आइए बनाते हैं और हल करते हैं। जन सामान्य के जीवन की झांकी, आपसे अगर पूछ दिया जाए जन सामान्य के जीवन की झांकी कहाँ देखने को मिलती है, तो भाई साहब हम भी चौंक जाएंगे, आप भी चौंक जाएंगे, ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो भाई साहब अभी हम लोगों ने पढ़ा है सांची भरहुत और अमरावती की मूर्तिकला में। किसमें? तो इसमें भी आपको देखना पड़ेगा मूर्तिकला में। काय में? मूर्तिकला में। तो मूर्तिकला अलग है, सिक्कों की विशेषताएं अलग हैं। हम कह दें कि जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी हमें भरहुत के सिक्कों से मिलती है, तो भरहुत का कोई सिक्का थोड़ा ही है, ये तो ऑप्शन आपको डगमगाने के लिए दे दिया। मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी सांची भरहुत और अमरावती की मूर्तिकला में मिलती है। अगला पॉइंट है अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदर अभिव्यक्ति। मनोभावों की सुंदर अभिव्यक्ति कहाँ मिलती है? आंसर है अजंता के चित्रों में। अगला पॉइंट, माता और शिशु का मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों के मनोभावों का शाश्वत चित्रण कहाँ किया गया है? तो अजंता के चित्रों में। मरणासन राजकुमारी तो अजंता के चित्रों से संबंधित है। कई बार पूछा गया मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है कहाँ से लिया गया है, तो अजंता से। माता और शिशु का चित्र जो है कहाँ से लिया गया है? अजंता से। अब अवशेष को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज 19 अक्टूबर 2025 है, तो छोटी दीपावली है। हम भी घर पर हैं, आप भी घर पर हैं। अच्छे से पटाखे अटाखे, अब भाई साहब हम कहेंगे मत चलाइए तो आप क्या मान जाएंगे? चलाएंगे ही। थैंक यू।